अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। अगले फिस्कल ईयर का बजट सामने आ चुका है। अब तनख्वाहदार तबके को एक बड़ा रिलीफ मिला, हमने देखा। बिजनेस कम्युनिटी को भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिला, खासतौर पर वो लोग जो कि 50 करोड़ जिनकी सालाना आमदन है, अब उससे ऊपर जिनकी आमदन है उनके बहरहाल अपनी जगह पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ा अच्छा ये बजट साबित हुआ और हमने देखा कि फौरी तौर पर जो इंटरेस्ट रेट है, पॉलिसी रेट है, उसको भी बरकरार रखा गया, वो उसमें इजाफा नहीं किया गया, जबकि हम महंगाई को जियो पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से बढ़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन FBR का जो एक टारगेट रखा गया है बहुत ही एम्बिशियस है, खासतौर पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी अगले एक साल में भी एक बड़े बोझ की सूरत में एक आम आदमी के ऊपर मौजूद रहेगी। अब ये क्यों रखा गया है और चंद और दीगर चीज़ें जो कि हमें समझनी है बजट से मुताल्लिक, उसके लिए हम खुर्रम शहजाद साहब के मशकूर हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एडवाइज़र हैं फाइनेंस मिनिस्टर के। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहले ज़रा ये जो एक FBR का टैक्स कलेक्शन का टारगेट है, चूँकि टैक्स कलेक्शन से हर एक शख्स मुंसलिक है और उस पर एक ये उनको एक ख़तरा रहता है कि कब ये बढ़ेगा, कब ये कम होगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिला, बिजनेस कम्युनिटी को भी रिलीफ मिला। जब इतने सारे रिलीफ आप लोगों ने बांट दिए तो अब ये 15,000 अरब लाएंगे कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, इसमें जो ग्रोथ है टैक्सेस में वो 17% है। और अगर आप ये देखें कि जो शरह नमू है, जो माशी ग्रोथ की जो शरह जिसे कहते हैं, वो एक्सपेक्टेड है कि 4% रहेगी। 4% की फोरकास्ट है। तो 4% की ग्रोथ, जिसे जो रियल ग्रोथ है, और उसके साथ साथ महंगाई की शरह में इजाफा होता है, तो टैक्सेस में नेचुरली, या महंगाई की शरह जो भी होती है उस हिसाब से टैक्सेस जो है बढ़ते कम होते हैं। तो उसके अंदर जो महंगाई की शरह जो है फोरकास्ट की गई है, या जो एक्सपेक्ट की जा रही है, वो 8.2% है। तो अगर ये दोनों मैं ऐड कर लूँ, यानी कि ग्रोथ भी हो और साथ में महंगाई की शरह भी एक हद तक रहे, तो ये 12-12.25% बनती है ग्रोथ। तो ये नेचुरल ग्रोथ एक तो टैक्सेस में 12-12.25% से यहाँ से आ जाएगी। तो 17% और 12% के दरमियान जो है तकरीबन कोई 4, 4.5, 5, मतलब 12.25 और 17 के बीच में 4.5% का जो है ना वो गैप रहता है। तो ये मैं आपको बताऊं, दो तरीके से प्लान है जो है पूरा करने का। एक तो ये कि आप देखें, रिटेलर्स पे टैक्स जो है वो रिटेलर टैक्स स्कीम लेकर हम आए हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान लेकर आई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और उसमें तकरीबन 50 अरब रुपया उसमें एक्सपेक्टेड है कि कम से कम आएगा, और उसमें पोटेंशियल उससे भी ज्यादा है। तो उसकी वजह से, और साथ साथ इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस। अब ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि जी जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उस पर टैक्स कम किया जाए, जो कि किया गया है। और जो टैक्स नहीं दे रहा, जहां से टैक्स ज्यादा लिया जा सकता है और बिल्कुल एक सही तरीके से लिया जा सकता है, वहां पे एफर्ट्स की जाएं कि वहां पे टैक्स ज्यादा बेहतर तरीके से इकट्ठा किया जाए। तो इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस का जो एरिया है उस पर तरजीह दी गई है, बजाय इसके कि नए टैक्सेस लगाए जाएं, या टैक्स पेयर पे जो मौजूदा टैक्स पेयर है उसके ऊपर मजीद टैक्स जो है वो बर्डन डाला जाए। तो ये तरीका है कि जी जिस तरह से नए टैक्सेस जो है वो ना लगाने के बावजूद आपको इतने टैक्सेस रिसीव हो सकते हैं। सही। अच्छा, कोई फिगर्स, कोई टारगेट सेट किए गए हैं कि कितने रिटेलर्स इस वक्त टैक्स नेट में आएंगे इससे, और उनसे कितना अमाउंट जमा हो सकेगा? चूंकि हम देखते हैं कि इस साल भी अभी 11 महीने के बाद फिस्कल ईयर में 850 अरब से ज़ायद का शॉर्टफॉल है। लास्ट ईयर भी ये शॉर्टफॉल रहा जब हमने टारगेट को एक दो बार रिवाइज करवाया IMF के साथ बैठकर। तो ये जो शॉर्टफॉल्स हैं, ये इनको हम कैसे कवर अप कर सकेंगे? एक तो ये देखें, शॉर्टफॉल जो है ना, ये शॉर्टफॉल नहीं है जो आप 8.5 अरब का कह रहे हैं, 8.5 अरब रुपए का, 850 अरब रुपए का, ये शॉर्टफॉल नहीं है। उसकी वजह यह है कि तरीका क्या होता है। देखें, ये बड़ा एक आम तरीका है कि शुरू में कोई बिजनेस हो, कोई कंपनी हो, कोई कंट्री हो, शुरू में एक प्लान किया जाता है कि जी मिसाल के तौर पे हम 100 रुपए जो है वो रखते हैं बजट में कि 100 रुपए हम टैक्सेस से रिसीव कर लेंगे। लेकिन पूरे साल के दरमियान हालात क्या रहते हैं कोई नहीं जानता। इससे बेहतर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है टैक्स। अब 100 रुपए की जगह 3 बड़े इवेंट्स हो गए। मिसाल के तौर पर आपको 100 रुपए लेने थे टैक्सेस में, 3 बड़े इवेंट्स हो गए। पहला इवेंट ये था, अमेरिका ने टैरिफ का जो है वो इतलाक किया पूरी दुनिया पे। आपको पता है उससे ट्रेड, उससे तिजारत हर्ट हुई पूरी दुनिया की, और क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो एक तो वो मसला। दूसरा, फिर फ्लड आ गए पाकिस्तान में। आपको पता है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था उनका, बहुत ज्यादा नुकसानदेह फ्लड्स थे। कोई तकरीबन 3-3.5 बिलियन डॉलर का, 3.5 अरब डॉलर का पाकिस्तान इकोनॉमी को लॉस हुआ। उसके बाद आपको पता है ये US ईरान इसराइल की जंग जो है वो आ गई। तो ये 3 बड़े इवेंट्स में, तो आपको पता है पूरी की पूरी आपकी जो सोच होती है कि जी जो आपने सोचा होता है कि ये 100 रुपए हम कैसे अचीव करेंगे, वो हिल गई। तो जब हिल जाती है तो डेफिनेटली शॉर्टफॉल आएगा या उसमें चेंजेस होंगी। तो IMF के साथ बैठ के ये बात हुई। IMF ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा
तो फिर वो रिवाइज टारगेट आ गया, तो 13,000 अरब रुपए का टारगेट जो है वो रिवाइज था, जिसपे 99.9 तकरीबन 99.5% अचीव हो चुका है। जून का भी एक टारगेट है, वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। तो वो उसमें कोई शॉर्टफॉल नहीं है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, पिछले 20 साल का आप जायजा लें, ये शॉर्टफॉल्स ये चलते रहते हैं, इसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो ये नहीं होता कि 850 अरब का शॉर्टफॉल हो गया तो कोई नई कोई चीज आ जाएगी, तो वो हो चुका, उसमें एडजस्टमेंट हो चुकी है, वो नीचे जा चुका है टारगेट, वो उसको अब 13,000 अरब का है। अब हम बात करते हैं 15,264 की, ये वाली बात कर रहे हैं। ये कैसे अचीव होगा, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ग्रोथ, इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस और ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस, नॉट एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर। जो मौजूदा टैक्स पेयर है उस पर कोई बटन डालने की हमने नहीं किया। और बजट में आपने देख भी लिया है, रिलीफ ज्यादा है बनस्बत से कि कोई टैक्स नया लगाया जाए। सही। अच्छा, अब ये जो बिजनेस टाइकून हैं जिनकी सालाना इनकम 50 करोड़ से ज़ायद है, उनके अभी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सुपर टैक्स उन पर से नहीं ख़त्म किया गया, सिर्फ 2% का फ़र्क आया है, 10 से 8%। और अब उनमें से चंद ये भी कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट आपका उससे मुतासर होगा। फिर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट मुतासर होगा तो ज़ाहिर है आपकी प्रोडक्टिविटी पे, मैन्युफैक्चरिंग पे फ़र्क पड़ता है, कॉस्ट ज़्यादा रहेगी आपकी और इन्वेस्टमेंट लाने में बड़ी मुश्किल हो सकेगी। तो ये इस पर कुछ काम कर रही है गवर्नमेंट? ये अभी आगे मजीद भी कोई कमी हो सकती है या अभी पूरे साल के लिए अभी 2% की कमी ही ये मंजूर करवाई जाएगी? देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो आपने देखा होगा, आप भी काफी टाइम से कवर कर रहे हैं बजट्स को भी, इकोनॉमी को भी। आपने ये देखा है कि कभी इतना ज्यादा अप्रिसिएशन जो है वो बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आई हो इस बजट के लिए? आप मुझे खुद बताइए कि आप जब से बजट अनाउंस हुआ है आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी फैक्शंस की तरफ से, सेक्टर्स की तरफ से, इंडस्ट्रीज की तरफ से, चाहे वो एसोसिएशंस हों, वो चाहे काउंसिल्स हों, बिजनेस काउंसिल्स हों, जो पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकार जो ऑलरेडी काम कर रहा है उनकी तरफ से फीडबैक हो, या जो बड़े बिजनेसेस है पाकिस्तान में उनकी तरफ से फीडबैक हो, तो आपको पता है मेजॉरिटी की अप्रिसिएशन आई है कि एक बजट जो है ना ये वाला, ये देखें आइडियल कोई चीज नहीं होती या बेस्ट कोई चीज नहीं होती। सर्कमस्टांसेस जो होते हैं ना, आपके हालात जो होते हैं, आपके पास कितनी रिसोर्सेज हैं, क्या आप दे सकते हैं, फंड प्रोग्राम में भी आप हैं, आपने कंडीशंस को भी पूरा करना है, आपने एक अच्छा जो है बैलेंस खर्चों का और आमदन का तवाजुन भी रखना है, उसके बावजूद आपने रिलीफ भी देना है एक आम आदमी के लिए, तनख्वाहदार के लिए, किसान के लिए, सनतकार के लिए, जवान मेहनतकश के लिए, सबके लिए। तो देखिए, आप खुद बताएं मुझे कि ये बैलेंस रखना कितना मुश्किल है। उस दरमियान में आप ऐसा बजट लाएं जिसपे लोग आपको फीडबैक भी अच्छा दें, सनतकार भी अच्छा दें, तनख्वाहदार तबका भी आपको अप्रिशिएट करे, और आपका एक बैलेंस बजट भी हो जिसके अंदर आप जो है वो टैक्सेस भी कम कर रहे हैं, जिसमें एक्सपोर्ट्स के लिए आपने बहुत बेहतर काम किया है। तो देखिए, एक डायरेक्शन है ना, शुरुआत कहीं से होती है तो फिर वो किस तरह से आगे जा रही है। ये तो नहीं हो सकता कि परफेक्ट सारी चीजें और सब कुछ ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये देखा जाता है कि क्या हम ट्रैक पे हैं। उसमें देखें बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स क्या है एक्सपोर्ट्स के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। एक्सपोर्ट के लिए टैक्सेस में सुपर टैक्स को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया 10%। तनख्वाहदार तबके का तो आपने खुद ही बता दिया, मैं अब सनत की बात कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जिसे कहते हैं ना, कि एक्सपोर्ट के जरिए से आप ग्रोथ लाएं जो कि आपकी सस्टेनेबल होगी, जो इस कंट्री में पहले नहीं आई। उसमें ये जो है वो सारे इकदाम किए गए हैं जिसके अंदर एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्सेस को आधा किया गया है और सुपर टैक्स को खत्म किया गया है। फाइनेंसिंग जो है, जो कर्जे लेने की सलाहियत है, कि कर्जा लेने के जो रेट्स हैं वो 4.5% हैं एक्सपोर्टर के लिए। फिर आईटी एक्सपोर्ट की और मार्केट में देखें 11.5-12% रेट चल रहा है। और आईटी एक्सपोर्ट के लिए खास तौर पे टैक्स को 25 पैसा रखा गया है, सिर्फ 25 पैसा फुल एंड फाइनल, और उसके ऊपर भी सुपर टैक्स हटा दिया है। तो देखें, एग्जिस्टिंग बिजनेस पे भी 15 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में ज्यादा बिजनेसेस आते हैं, छोटे बिजनेसेस, उनको ज्यादा सपोर्ट मिली है। सुपर टैक्स बिल्कुल हट गया तो बड़ों पे भी हट जाएगा। बड़ों पे शुरुआत तो हो गई है ना, पिछले बजट से शुरुआत हुई है, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको बिल्कुल खत्म किया जाए, सुपर टैक्स को खत्म किया जाए, इवन टैक्सेस को मजीद नीचे लाया जाए, और फिर एनर्जी को हम जो है अपनी इंडस्ट्री को, सनतों को जो है जो सस्ती एनर्जी है वो प्रोवाइड करें, उसमें भी पेशरफ्त हुई है। और फिर फाइनेंसिंग सस्ती हो जाए। देखें, स्टेट बैंक ने रेट नहीं बढ़ाया, बहुत अच्छा काम हो गया। और आपकी जो है दुनिया में पीस पाकिस्तान ने जो है वो किरदार कितना बड़ा अदा किया है, उसकी वजह से आपको आगे जाते हुए इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीजें जो है वो इन्वेस्टमेंट की मद में, ट्रेड की मद में, बहुत सारी आपको पता है इसके विंडफॉल्स होते हैं, आगे जाके इसके फायदे होते हैं जब अच्छी डिप्लोमेसी आप दुनिया में करते हैं, आपके लोग बात सुनते हैं। तो देखिए, सब चीजें मिला के एक अच्छा बजट देना, पीस टॉक करवाना, दुनिया की इकोनॉमी को बचाना, ये दो बड़ी चीजें की हैं इस वक्त, और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानीज के लिए, सबके लिए। तो इंशाल्लाह आगे चलते हुए और बेहतरी होगी। मेरे ख्याल में हम ग्रेजुअल अप्रोच पे चलें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल खुर्रम साहब, और एक आम आदमी से मुतालिक, जिसके मिनिमम वेज अब बढ़ाकर ये 10% के इजाफे से 40,700 की गई है,
8% के हिसाब से महंगाई इस साल बढ़ेगी, 1600 अरब से ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी जो कि हर एक आम शख्स भी ज़ाहिर है अदा करता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की किराए की मद में अदा करे या अपनी गाड़ी या बाइक में पेट्रोल डलवाए। तो ये कैसे एक आम आदमी 40,700 में गुजारे करेगा? मिनिमम वेज आपको नहीं लगता कि इन हालात में बहुत कम है, चूँकि बेस प्राइस पहले ही बढ़ चुकी है, 8% से महंगाई बढ़ेगी, वो एक बड़ा फिगर रहेगा। देखिए तकरीबन 42,000 रुपए, 41,700 आपने कहा ना, तो अगर 41,700 देखें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 40,700 है वैसे, क्योंकि वो 37 थी ना इससे पहले, तो वो 10% इजाफा हो 37 होगा तो वो 40,700 बनेगी, 41 कर ले राउंड करके। अच्छा ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें आपका तो मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ कि इसमें बहुत बेहतरी होनी चाहिए और मिनिमम वेज जो बुनियादी उजरत है वो बिल्कुल ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन देखिए गवर्नमेंट का अक्सर काम नहीं होता, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है और गवर्नमेंट एक वेज जरूर देती है और ज्यादातर सूबों का काम होता है सूबे अपनी जगह पे मिनिमम वेज खुद जो है वो करें। ये तो अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो मेरे ख्याल में सूबे इसको आगे लेके चलें। सूबों के पास अच्छे फाइनेंसेस होते हैं, कैश सरप्लसेस होते हैं, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, उनके पास अच्छे खासे जो है ना वो उनकी फिजिकल पोजीशन बहुत बेहतर होती है। और देखिए इस मरतबा तो वो फेडरल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत रेयर बात है कि सूबों ने अब फेडरल को भी जो है सपोर्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें ये है कि मैं ये कहूंगा कि सूबे अपनी जगह पे ज्यादा बेहतर वेज जो है वो इसको अनाउंस करें और अपने लोगों के लिए और बेहतरी करें। और फिर प्राइवेट सेक्टर ऑफ कोर्स इसमें आगे आए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को रूम मिला है और ग्रो करने का, तो मेरे ख्याल में वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये 21-22 में 25,000 रुपए थी, आज जो है वो तकरीबन 41,000 रुपए है। तो ये कुछ तकरीबन 70% का इंक्रीज है। लेकिन बात ठीक है, जिस तरह से महंगाई की शरह ऊपर नीचे हुई है खासकर जंग की वजह से, तो आई थिंक हमें मिल के इस पे काम करना है और बेहतरी लेके आनी है इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब, एडवाइस मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और कई सालों बाद पाकिस्तान में एक ऐसा बजट पेश किया गया जिस पर बिज़नेस कम्युनिटी ने भी खासी हद तक इत्मीनान का इजहार किया है, और जहाँ जहाँ जिस हल्के से भी रिएक्शन इस बजट पर आ रहा है वो बतौर मजमूई एक बड़ा बेहतर है। पिछले साल की रिवायतों को अगर हम देखें, जहाँ पर टैक्सेस की भरमार थी, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा था, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को ही बोझ तले दबाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी को भी कुछ रिलीफ मिला, टैक्स जो सैलरीड क्लास है उसको भी कुछ रिलीफ मिला, जो अनटैक्स सेक्टर्स थे उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश की गई है। तो अब इस पर ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी की थॉट्स हैं क्या, और जो टारगेट्स हैं ग्रोथ के क्या वो जा सकेंगे, और किस तरह से ये स्ट्रेटजी अब आगे के लिए हुकूमत को बनानी चाहिए, फिस्कल स्ट्रेटजी खासतौर पर, इस पर हम बात कर रहे हैं जावेद कुरैशी साहब से, जो कि CEO हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के, हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब आपकी काउंसिल का भी इस पर बड़ा एक पॉजिटिव रिएक्शन सामने आया है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी के जो तमाम मुतालबात थे या तमाम जो डिमांड्स थी कॉस्ट को लेकर या टैक्स को लेकर या पॉलिसी साजी को लेकर, अभी भी उसमें से कुछ पर काम होना बाकी है, लेकिन बतौर मजमूई एक अच्छा इनिशिएटिव है बजट की सूरत में। फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। बिल्कुल जी, बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल इनफैक्ट काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट सिग्नल मिला है कि स्टेबलाइजेशन का टाइम ख़त्म हो गया है और अब गवर्नमेंट जो है वो ग्रोथ पे फोकस कर रहा है। हमें पता है जी कि गवर्नमेंट की बहुत मजबूरियां हैं, गवर्नमेंट के बहुत प्रेशर्स हैं, फिजिकल स्पेस इतनी है नहीं, हमें असेंशियल एक्सपेंडिचर्स करनी है डिफेंस पे और मसले हैं। आई थिंक हमें शुक्र करना चाहिए प्रोविंसेस का कि उन्होंने थोड़ी अपनी जो उनकी एलोकेशन थी कम पे वो मान गए हैं, तो वी ओ इट टू देम। लेकिन पॉजिटिव मैसेज है जी, टैक्स कट्स के लिए हम बहुत अरसे से बात कर रहे थे और अब वो हमें मिल गई हैं, तो एक ये भी अच्छा एक डायरेक्शन है कि जी गवर्नमेंट और बिजनेस जो है उनके बीच में एक डायलॉग है और जो हम बातें कर रहे हैं वो रीजनेबल हैं और जो गवर्नमेंट भी कह रहा है वो रीजनेबल है। तो मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ जी कि ये राइट सिग्नल है, इससे मार्केट्स को आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव इम्प्रेशन मिलेगा और इंशाल्लाह आई थिंक अगर हम इस बात पे रहे तो 1 या 2 साल में आई थिंक इट ऑगर्स वेल फॉर द कंट्री। 2 चीज़ें हैं जी जो बहुत ज़रूरी हैं, आई थिंक आपने भी इस पे मेंशन किया, वो ये है कि जी टैक्स नेट बढ़ाने की अभी बहुत ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट ने जो 2 चीज़ें की हैं, एक तो वो FPR का प्रोसेस आई थिंक चेंज कर रहे हैं, वो ज़्यादा उसको डिजिटाइज और ऑटोमेट कर रहे हैं ताकि वो फेसलेस सिस्टम हो, उससे लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड हो कि FPR के हाथों उनको सख्ती नहीं होगी। एंड सेकेंडली जी जो इन्होंने रिटेल सेक्टर पे वो बात की है वो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। इंशाल्लाह जी वो अगर चल पड़ा और हमारे जो रिटेलर भाई हैं वो उन्होंने कोऑपरेट किया
तो आई थिंक उससे काफ़ी हद तक प्रेशर जो है वो ऑफिशियल सेक्टर से कम हो जाएगा। आई थिंक जो डिफरेंट ये है, आई थिंक पहले भी लोगों ने कहा है कि रिटेल सेक्टर से पहले भी बहुत बातें हुई हैं, तो इस दफ़ा फ़र्क क्या है? आई थिंक वो बात ये है जी कि आई थिंक इस दफ़ा उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लिया गया है और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे डाली गई है और वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। और एज लॉन्ग एज हम ये इस पे आहिस्ता आहिस्ता चलें और इस पे ज़्यादा हरासमेंट ना हो एफबीआर की तरफ से, तो हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं जी कि वो उससे पैसा आने लगेगा और एक ओवरऑल जो है एक वो सेटलमेंट शुरू हो जाएगी कि ये हर साल हो सके। सही। सुपर टैक्स जो 50 करोड़ से ऊपर की आमदन के लिए इसमें सिर्फ 2% कमी हुई है, तो अब ये अगर ओवरऑल ही यकमुश्ती ख़त्म कर दिया जाता उससे एक बड़ा रिलीफ मिलता हमारी बिजनेस जनरेशन को, बिजनेस एक्टिविटी को, या ये 2% की कमी भी अभी बहरहाल एक अच्छा इनिशिएटिव है और आहिस्ता आहिस्ता अब अगले सालों में इसको ख़त्म करने की तरफ जाएंगे? मैं जी देखें, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि ये भी उठा देते, चले इन्होंने नहीं उठाया, कुछ कम किया है, लेकिन इनको क्या करना चाहिए था जो आई थिंक अच्छा सोल्यूशन होता कि ये हमें एक सनसेट क्लॉज दे देते कि देखें जी ये 1 साल में ख़त्म हो जाएगा या 1 साल में 8 से 4 हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। उसमें फिर मार्केट को जो है ना थोड़ी सी वो ट्रस्ट हो जाता है और एक प्रोजेक्शन बन जाती है कि चलो यार आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें रिटर्न जब हम निकालेंगे तो अगले 2 साल का रिटर्न भी हम कैलकुलेट कर सकेंगे। अब आपने ये छोड़ दिया है तो अब ये अनसर्टन है कि कल अगले साल क्या होगा, 8 से 6 होगा, नहीं होगा। तो आई थिंक ये जो है ना जिसको हम कहते हैं टारगेटिंग, पॉलिसी टारगेटिंग करें, इससे मार्केट पसंद करती है क्योंकि इससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी आ जाता है ना। फिर गवर्नमेंट कहती है यार हमने कमिट की हुई थी एक चीज, अगर अब वो कमिटमेंट हम ना मीट करें तो हमारी बेइज्जती होगी, तो मार्केट हमें बिलीव नहीं करेगी। आप देखें बाकी दुनिया में तो ये बहुत ज्यादा होता है। कंट्रीज जो है वो अपना इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती हैं, मनी सप्लाई टारगेटिंग करती हैं, एक्सचेंज रेट टारगेटिंग करती हैं, ताकि वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बताएं कि जी देखिए हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये है और ये है। तो जावेद साहब तो ये स्ट्रेटजी हमें बताएं, ये बेस्ट चीज होती है जी कि आप कम्युनिकेट करते जाएं कि आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है इन्फ्लेशन पे, मनी सप्लाई पे वगैरह, उससे बहुत फर्क पड़ता है। सही। अब जावेद साहब हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर इस वक्त कितना इनकरेज हुआ है इन सारे इकदाम से? जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड हुआ है? चूंकि लोकल इन्वेस्टमेंट आएगी, बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होगी तो ही हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी ला सकेंगे और जो ओवरसीज इन्वेस्टर है या फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी अट्रैक्ट हो सकेगा। लोकल इन्वेस्टर के लिए इनकरेजिंग था ये बजट? ये बजट इनकरेजिंग है जी, वही मैंने बात की कि सिग्नल अच्छा गया है और एक डायरेक्शन अब शो हो रहा है और आई थिंक अब गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, आगे आना होगा, बिजनेस कम्युनिटी को भी थोड़ा सा आगे होना होगा ताकि इससे फर्क पड़े ना। अब हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े से बढ़ने लगे तो फिर एक अच्छा मैसेज जाएगा कि जी एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं टैक्स रेट रिडक्शंस को। तो अब आई थिंक जो है अब नेक्स्ट 3, 4, 6, 8 महीने जो है वो बड़े क्रिटिकल होंगे जी। 5-6 चीजें हैं यहाँ जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये सारी चीजों को हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा। अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हैं, जैसे कि हमने बात की रिटेल टैक्स की, हमने बात की एफबीआर की रिफॉर्म की, हमने बात की एक्सपोर्ट्स बढ़ने की, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन। अब देखें ये इन्फ्लेशन पे हम काफ़ी पॉजिटिव हैं कि अब ये वॉर ख़त्म हो गई है थैंक्स टू पाकिस्तान। इस वॉर की वजह से हो सकता है कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो थोड़ी सी कम हो जाए। इंटरेस्ट रेट हमने नहीं बढ़ाया, ये बड़ी पॉजिटिव साइन है। और पहले बात कर रहे थे लोग कि 100 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन क्लियरली थोड़ी सी अब हमें पॉजिटिव फीलिंग हो रही है इन्फ्लेशन के बारे में। तो ये 4, 5, 6 चीज़ें हैं जी, इन सारों को मॉनिटर करना है और इनके बेसिस पे डिसीजंस बनाने होंगे और इंशाल्लाह जी अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में गई तो आई थिंक हाल बेहतर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब एक जाते जाते जावेद साहब एक ब्रीफ कमेंट इस पर भी कर दीजिएगा कि ये इन्फ्लेशन की जो हमने बात की, बेस प्राइसेस हमने पहले ही इतनी बढ़ा दी हैं कि 8% का इंक्रीज़ भी बहुत ज़्यादा महसूस होता है। फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का जो टारगेट है वो एक ख़तरे की सूरत में मौजूद है कि इंटरनेशनल प्राइसेस कम भी होंगे ऑयल के, तो यहाँ पर वो ख़तरा मौजूद रहेगा चूँकि PDL का टारगेट हमने बड़ा हायर साइड पर रखा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपकी सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। और आई होप अगर थोड़ी सी गुंजाइश बने तो ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट सरचार्ज हमें कट करना पड़ेगा। आपको पता है ये अभी यूज़ हो रहा है टू कलेक्ट रेवेन्यूज़
तो अगर थोड़ा सा प्रेशर कम होता है टैक्स साइड पे तो फिर हो सकता है कि इसको भी हम काट सकें। ठीक है, बट ओवरऑल जी आई थिंक ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लास्ट पॉइंट मैं सिर्फ ये कहूँगा जी कि जो हम लोग बात कर रहे हैं 4% ग्रोथ की और 3.5% ग्रोथ की, ये रियलिटी है जी। थोड़ा सा मैं ये कहते हैं ना, थोड़ा सा नेगेटिव नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी 3% और 4% ग्रोथ रेट जो है ना, ये कोई हमें कोई तालियां नहीं बजानी चाहिए। इस मुल्क को 7 या 8% से ग्रो करना पड़ेगा। और अगर आप 7 या 8% से अगले 5-7 साल में नहीं ग्रो करेंगे ना, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपकी 2-2.5% तो सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ है। सही। तो आप 3%, 3.5%, 4% से ग्रो करते हैं तो रियल ग्रोथ 1-1.5% होती है। ठीक। तो हमें जो है ना, अभी तो चले ठीक है, अभी भी थोड़े हालात मुश्किल हैं, इंसेट्रा इन्फ्लेशन हाई है और कमोडिटी प्राइसेस हाई हैं, लेकिन हमें अपना पैर रखना पड़ेगा एक्सेलरेटर पे। और हमें बिल्कुल मुतमईन नहीं होना चाहिए 3, 3.5, 4% से। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा अब थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा जी। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद कुरैशी साहब, CEO पाकिस्तान बिजनेस, साहब मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में मोबाइल इस्तेमाल करना भी एक एलीट कल्चर बन चुका है। कॉल टैरिफ बहुत ऊपर जा चुका है, इंटरनेट का इस्तेमाल भी बहुत तेज़ी से महंगा हो रहा है, और वो पैकेज जो कुछ अर्से पहले चंद 100 रुपए के होते थे, वो अब हज़ारों रुपए के हो गए हैं। इन पैकेजेस को भारी टैक्सेस मजीद महंगा बना देते हैं। पाकिस्तान में मुनासिब टैक्स स्ट्रक्चर मौजूद ना होने की वजह से हर तरह के टैक्स को एक आम आदमी यानी एंड कंज्यूमर पर पास ऑन कर दिया जाता है। टेलीकॉम सेक्टर में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मोबाइल सर्विसेज पर एडवांस टैक्स हो और विद होल्डिंग टैक्स हो, उसका बोझ भी एक आम आदमी इस वक्त उठा रहा है, और उसको कॉल पर बात करना भी महंगा पड़ रहा है, और इंटरनेट इस्तेमाल करना मजीद मुश्किल होता चला जा रहा है। मोबाइल इंटरनेट पैकेजेस महंगे होने की वजह से ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ पर भी हालिया दिनों में बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने में आया है। पाकिस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री ने फेडरल बजट 2026-27 में डिजिटल इकोनॉमी से मुतालिक इक़दामात को वेलकम तो किया है, लेकिन हुकूमत से मोबाइल सर्विसेज पर इम्पोज एडवांस और विद होल्डिंग टैक्स कम करने का भी मुतालबा किया है। टेलीकॉम ऑपरेटर एसोसिएशन के मुताबिक मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर मोबाइल कंज्यूमर्स और इंडस्ट्री दोनों पर इजाफी बोझ डाल रहा है। एसोसिएशन ने मोबाइल फ़ोन्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल पर कस्टम ड्यूटी में तजवीज़ की गई कमी के अलावा सुपर टैक्स में नरमी और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राइट ऑफ वे फीस ख़त्म करने के फैसले को बड़ा पॉजिटिव करार दिया है। इन इक़दामात से स्मार्टफोन्स की कीमतें कम होने के अलावा ब्रॉडबैंड नेटवर्क की तोसी और डिजिटल इन्वेस्टमेंट में इजाफे की भी तवक्को है। टेलीकॉम ऑपरेटर एसोसिएशन का यह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में तकरीबन 20 करोड़ 60 लाख मोबाइल कंज्यूमर मौजूद हैं, जबकि एक्टिव टैक्स पेयर्स की तादाद सिर्फ 77 लाख है। इस वजह से मोबाइल इस्तेमाल पर कटने वाले बेशतर टैक्स आम कंज्यूमर वापस हासिल ही नहीं कर पाते। इसीलिए एसोसिएशन ने 15% एडवांस इनकम टैक्स को 8% और 6% विदहोल्डिंग टैक्स को 4% तक लाने की तजवीज़ दी है। इंडस्ट्री ने ऑप्टिकल 5G फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम करने का भी मुतालबा किया है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की 30% से जो ज़ायद आबादी है वो 4G की कवरेज से भी महरूम है, जबकि फ़िक्स ब्रॉडबैंड की रसाई 2% से भी कम है। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर 5G पर कॉस्ट कम होने से नेटवर्क की एक्सपेंशन तेज़ हो सकती है। एसोसिएशन के मुताबिक मोबाइल कनेक्टिविटी, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ तालीम और हेल्थ सेक्टर्स में काम के साथ ई कॉमर्स और ज़राअत के अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरक्की के लिए बड़ी बुनियादी अहमियत की हामिल हो चुकी है। अब ये सब कुछ मुमकिन कैसे हो सकता है और इससे कितनी हमारी टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ हो सकती है, और जो इस वक्त कॉस्ट एक आम कंज्यूमर के लिए वो कम हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे असलम हयात साहब से। टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर CEO हैं टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक के, हमारे साथ मौजूद हैं। असलम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो डिमांड इस वक्त की गई है ऑपरेटर एसोसिएशन की जानिब से, ये कितनी वैलिड है और इसका फ़ायदा एक एंड कंज्यूमर को भी होने जा रही है? टैक्सेस अगर कम होते हैं तो कॉल्स और इंटरनेट पैकेजेस के जो टैरिफ हैं वो भी कम हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया रवाब साहब। इस बजट के अंदर जो तवक्कुआत थी कंज्यूमर टैक्सेस के हवाले से, जो सेक्टर स्पेसिफिक है टेलीकॉम के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि ये टैक्सेस काफ़ी हाई हैं और काफ़ी अरसे पे न सिर्फ टेलीकॉम ऑपरेटर बल्कि आम कंज्यूमर भी इसके ऊपर बात कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी सर्विसेज जो हैं उसको बहुत महंगी मिलती हैं। अभी जैसे एडवांस इनकम टैक्स है आम कंज्यूमर के ऊपर 15% है, उसके बाद उसके पास सेल्स टैक्स जो है वो उनसे सिंध में 19% है, और सेल्स टैक्स और बाकी सूबों में 19.5% है। तो इफेक्टिवली अगर वो 100 रुपए का लोड कराता है तो उसके 35 रुपए तो वैसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद उसको जो सर्विस मिलती है वो बाकी पैसों की मिलती है। सो दैट इफेक्टिवली शोज के
अगर ये टैक्सेस कम किए जाएं या ख़त्म किए जाएं तो जो कंज्यूमर है उसकी पास अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को इस्तेमाल करने की। ठीक है, तो अब ये इसके लिए फिर ज़ाहिर है एसोसिएशन ने अपना एक डिमांड तो रखी है, लेकिन अगर ये प्रपोज़ल नहीं मंजूर होता और ये पिछले जो रेट्स हैं, जो टैक्सेस हैं, वही अगर इस पर इस वक्त लागू रहते हैं तो इंडस्ट्री को इस वक्त कितनी मुश्किल है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, बड़े प्लेयर्स भी इस वक्त सामने नहीं आ रहे हैं, 3-4 प्लेयर्स के दरमियान ही ये पूरा इस वक्त रिवॉल्विंग है जो ये पूरा निज़ाम है। जी आप सही कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो टेलीकॉम स्पेशली मोबाइल ऑपरेटर्स जो थे वो चंद साल पहले 6 मोबाइल ऑपरेटर्स थे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आज हम 3 पे आ गए हैं और उसकी बड़ी वजह जो है वो एग्जैक्टली यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर और इन 3 प्लेयर्स ने भी काफ़ी जो इश्यूज हैं टैक्सेशन के हवाले से उनको पॉइंट आउट भी किया है। रिसेंटली एक फ्रंटियर इकोनॉमिक्स ने एक रिपोर्ट भी दी है पिछले महीने ही सिर्फ, जिसके अंदर कहा गया है कि टैक्सेस की जो हदूद हैं वो बहुत ज़्यादा है और इसको कम करने की ज़रूरत है। सो इसमें आप 3 लेवल्स के ऊपर टैक्सेस हैं जो टेलीकॉम सेक्टर जो है सेक्टर स्पेसिफिक है। एक तो है कंज्यूमर के ऊपर जो मैंने आपको बताया कि उस पर एडवांस इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है और उसके साथ साथ आप ये भी मत भूलें कि जो स्मार्टफोन है उसके ऊपर अप टू 53% टैक्स है। उसके बाद आता है जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को टैक्सेस पे करते हैं, उसमें आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, सुपर टैक्स है, फिर उसके साथ साथ जो सेक्टर स्पेसिफिक है उसमें स्पेक्ट्रम फीस है, एनुअल फीस है, प्लस 2.5% वो पीटीए यूनिवर्सल सर्विस फंड और R&D फंड के नाम पे देते हैं। तीसरा लेवल वो आ जाता है जहां पर उनको नेटवर्क इक्विपमेंट के हवाले से, फाइबर के हवाले से, 4G 5G जो हार्डवेयर उन्होंने मंगवाना है उसके हवाले से, सर्वर और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो टैक्सेस है वो भी काफी ज्यादा है। तो इन तीनों लेवल के ऊपर अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो रिबेट नहीं देती या रिड्यूस नहीं करती टैक्सेस तो फर्दर ग्रोथ स्पेशली 4G और 5G की है जिसमें हम बहुत ज्यादा बैंक कर रहे हैं वो काफी मुश्किल हो जाएगी। और अभी जो बजट के अंदर जो रिलीफ दिया गया है वो बहुत ही कम है। उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा है कि जो इक्विपमेंट आएगा लैंडिंग स्टेशन के लिए सबमरीन केबल पे उस पे कस्टम ड्यूटी 0 होगी और जो मैन्युफैक्चर करेंगे हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग जो है उस पे जो सीकेटी वगैरह वो इंपोर्ट करेंगे उस पे 0 है। लेकिन बाकी जितने इश्यूज हैं उसके ऊपर तो कोई रिलीफ नहीं दिया गया, ना कंज्यूमर को, ना ऑपरेटर्स को और ना ही जो 5G 4G के हवाले से नेटवर्क इक्विपमेंट है उसके हवाले से कोई भी रिलीफ नहीं है। तो असलम साहब ये जो इक्विपमेंट की खरीदारी पर जो टैक्स है या जो मोबाइल कंपनीज पर या इस पूरे सेक्टर पर इस वक्त विदहोल्डिंग टैक्स या जो एडवांस टैक्स और दीगर तरह के टैक्सेस हैं ये भी फिर टैरिफ में इनका इम्पैक्ट एक नज़र आता है जब कॉस्ट बढ़ती है या ये टैक्स ये खुद एब्जॉर्ब करती हैं कंपनीज और इसको नहीं पास ऑन करती हैं अपने एक एंड कंज्यूमर को? देखिए कंपनीज जो है वो तो पास ऑन करेंगी, आप कोई भी टैक्स लगाएंगे तो वो पास ऑन करेंगी क्योंकि वो उनकी कॉस्ट के अंदर इनबिल्ट हो जाता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो कस्टमर का एडवांस टैक्स जो है वो भी जेब से दें और उसके बाद सेल्स टैक्स भी दें, फिर हैंडसेट भी सब्सिडाइज करें और उसके बाद जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है पाकिस्तान के अंदर वो सिर्फ 280 रुपए है। तो इस रेवेन्यू के साथ जो मंथली रेवेन्यू है पर यूजर उसके अंदर तो वो सारी चीजें अब्जॉर्ब कर भी नहीं सकते ना, तो वो तो तवक्को शायद नहीं करनी चाहिए। और इसमें तो गवर्नमेंट को खुद ये देखना चाहिए कि ये बहुत सारी स्टडीज हैं जिनसे कहा गया है कि 10% अगर मोबाइल ब्रॉडबैंड या उसकी पेनिट्रेशन बढ़ती है तो 4.5% उसकी ग्रोथ आती है जीडीपी के अंदर। तो ये तो ऐसी सर्विसेज हैं जिससे आपका पूरा मुल्क जो है उसमें एफिशिएंसी क्रिएट होती है हर सेक्टर के अंदर, तो इस पे तो खास तवज्जो देनी चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब जैसे सिंपल सी मिसाल है कि आज हम जो है वो बहुत खुश हैं कि जो फ्रीलांसर्स हैं और जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है उसके ऊपर हमारी ग्रोथ है वो काफी बेहतर हो गई है, लेकिन उसका जो इंजन है ग्रोथ है जिसके ऊपर वो सारा कुछ चल रहा है वो तो यही है ना, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं। अगर इंटरनेट नहीं होगा, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज नहीं होंगी तो वो भी अपना काम नहीं कर सकेंगे। इसी तरह पूरा मुल्क के अंदर जो डिजिटलाइजेशन की एक्सरसाइज चल रही है जिसमें आप हर सेक्टर के ऊपर आप कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑटोमेट हो जाए तो वो भी एफिशिएंसी क्रिएट करेगा। तो ये सारी एफिशिएंसी जो है वो आपको गेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ रिलीफ जो है अगर आप टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ना भी देना चाहें लेकिन कंज्यूमर को तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि
उनकी तो कोई से नहीं है, कोई वॉइस नहीं है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स तो शायद अपनी लॉबिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर है उसकी तो बिल्कुल ना कोई वॉइस है और ना ही उसकी कोई बार्गेन पोजीशन है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जो है उनको कंज्यूमर के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए, विदहोल्डिंग टैक्स कम करना चाहिए, सेल्स टैक्स कम करना चाहिए और हैंडसेट के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा बैरियर जो है वो आज हैंडसेट के ऊपर टैक्सेस ही है जो अप टू 53% है। कुछ लोकल जो हैंडसेट्स हैं उनके ऊपर कम है, और ये इसलिए भी बैरियर है कि जब उसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा तो 4G या 5G है उसके ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है। आज भी 35% के करीब स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन है और जो 5G इनेबल हैंडसेट है वो 2% के करीब है। तो हमें तो चाहिए कि इसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असलम हयात साहब, टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। आपने सुनी और आखिर में आपको ये बताते हैं कि अपने बिजनेसेस को कंपनीज कैसे ग्रो कर सकती हैं। हालिया दिनों में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी ने अपने IPOs रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑफर किए और इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से अमेरिका में मौजूद एक कंपनी ने 75 अरब डॉलर इकट्ठे किए हैं। इस तरह इस कंपनी का मालिक दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बन गया, जिसकी नेटवर्थ अब 1.1 खरब डॉलर तक पहुँच चुकी है और वो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। इस वक्त कंपनी की मार्केट वैल्यू 2.2 खरब डॉलर्स तक पहुंचने के बाद भी इसके शेयर्स की वैल्यू में अभी भी ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। एक्सपर्ट्स इस सिलसिले में कहते हैं कि इस तरह की दौलत ज़्यादातर शेयर्स की मार्केट वैल्यू पर बेस्ड होती है और ज़ाहिर फौरी तौर पर ये कैश में तब्दील नहीं की जा सकती, इसलिए दौलत रहती तो सिर्फ कागज़ तक ही महदूद है। लेकिन IPOs के इस सॉलिड आइडिया के पीछे एक ऐसा दिमाग मौजूद है जो एक नहीं बल्कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक 3 मजबूत कंपनीज का मालिक भी है और इन तीनों कंपनीज का ग्राफ पिछले चंद ही सालों में तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। अब लोगों के नज़दीक ये तीनों कंपनीज इनोवेशन के साथ मॉडर्नाइजेशन और मुस्तकबिल की अहम ज़रूरत है। एक कंपनी का मकसद स्पेस में ऐसे रॉकेट भेजना है जो बार बार इस्तेमाल हो सकें। दूसरी कंपनी अपने हज़ारों सैटेलाइट्स के साथ दुनिया भर में तेज़ तरीन वायरलेस इंटरनेट का जाल बिछाना चाहती है और तीसरी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट के साथ दुनिया की इंफॉर्मेशन हब की हैसियत से मंजर-ए-आम पर आने को तैयार है। और इन तीनों कंपनीज का मालिक एक ही शख्स है, लेकिन इस शख्स ने अपनी दौलत में इजाफे के लिए कोई बड़ा आइडिया नहीं लगाया, सिर्फ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए से ही अपने आप को दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना लिया है। SpaceX की रिकॉर्ड साज लिस्टिंग के बाद एलॉन मस्क की नेटवर्थ 1.1 खरब डॉलर तक पहुंच गई है और वो दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन गए हैं। अब कंपनी की मार्केट वैल्यू 2.2 खरब डॉलर तक पहुंचने के बाद मस्क के SpaceX और टेस्ला में मौजूद शेयर्स की कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। IPO से SpaceX ने 75 अरब डॉलर इकट्ठे किए हैं, जिससे कंपनी को रॉकेट्स के साथ स्टारलिंक सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मंसूबों में इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा फाइनेंशियल स्पेस मिल गया है। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि कंपनी अब भी प्रॉफिट में नहीं है और गुज़िश्ता 2 वर्षों में इसे 9 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है, जिसकी वजह एलॉन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा खदशा कंपनी की गैर मामूली हाई वैल्यूएशन है। अब कई मारूफ एनालिस्ट्स का ये ख्याल है कि SpaceX की मौजूदा कीमत इसकी एसेट वैल्यू से कहीं ज़्यादा आगे है और इस वैल्यूएशन का ज़्यादातर इन्हिसार चांद और मरीख पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर है। इसके साथ एक और अहम बहस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हवाले से। एलॉन मस्क तकरीबन 85% वोटिंग पावर रखते हैं, जिसके बाइस आम इन्वेस्टर्स कंपनी के बड़े फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकते हैं। इस लिस्टिंग ने आलमी इन्वेस्टर्स मार्केट में एक नई मिसाल भी कायम की है। अब दीगर बड़ी AI और टेक्नोलॉजी कंपनीज भी रिटेल इन्वेस्टर्स हासिल करते हुए फाइंडर्स के मुकम्मल कंट्रोल को बरकरार रखने की कोशिश कर सकती हैं और यही वजह है कि SpaceX का IPO सिर्फ एक कंपनी की लिस्टिंग नहीं बल्कि कॉर्पोरेट दुनिया में ताकत के तवाज़ुन से मुताल्लिक एक अहम मोड़ समझा जा रहा है। तो इसमें IPO के ज़रिए अपनी कंपनी की वेल्थ में भी इजाफा किया जा सकता है और शेयर्स की वैल्यू भी फौरी तौर पर बढ़ाई जा सकती है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।